जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 12 जनवरी 2024 और 12 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट सेशन का आगाज करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं उससे आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप सेल्फ मेड नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा दिनों तक याद रहेंगे। केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपको ये याद रखना चाहिए उससे बस आप नोट कीजिएगा, बाकी तो आपको क्लास में याद हो ही जाएगा। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट पेश किया गया। इसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको याद रखना है इंदौर और सूरत के बीच में कंपटीशन लगातार बना हुआ है और इस बार इंदौर और सूरत दोनों शहरों को सबसे टॉप शहर यहां पे घोषित किया गया है और इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छतम शहर यानी सबसे क्लीनेस्ट सिटी यहां पे घोषित किया गया और इस शहर का नाम है इंदौर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जो मेरी कर्म भूमि है। ठीक है, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यहां पर जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है उसका रिजल्ट जारी किया है और दुनिया का सबसे बड़ा, आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये सर्वेक्षण होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण होता है और इसमें कई तरीके से आपने देखा होगा, कई सालों से काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसमें 2023 में लगभग 4500 सिटीज को लिस्ट में रखा गया था और 1 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा जो शहर है उसमें सबसे पहला स्थान इंदौर और सूरत को, दोनों को ज्वाइंटली यहां पे सबसे पहला प्लेस दिया गया है। तो सारी रिपोर्ट को मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे स्थान पर कौन सा था तो महाराष्ट्र का नवी मुंबई 3rd प्लेस पर था। आंध्र प्रदेश का कौन सा प्लेस है? तो विशाखापट्टनम का जो आंध्र प्रदेश है ये 4थे स्थान पर है और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है उसे 5th प्लेस मिला है। यहां पर 1 लाख से जिनकी पॉपुलेशन कम है उसमें देखते हैं कि इनको यहां पर पुरस्कृत किया गया। तो महाराष्ट्र का जो यहाँ पे सासवाड़ है 1 लाख से कम पॉपुलेशन पे सबसे पहला शहर है जिसे स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ का पाटन 2nd नंबर पे है, महाराष्ट्र का लोनावाला 3rd प्लेस पर है। अब आइए देखते हैं देश के उन राज्यों को, देखते हैं जो सबसे स्वच्छ राज्य बनाए गए। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र को सबसे पहला स्थान मिला और 2nd पे एमपी है, 3rd प्लेस पे छत्तीसगढ़ है। तो इन तीनों राज्यों के नाम आप याद रखिएगा, आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल कैटेगरी, स्टेट कैटेगरी में महाराष्ट्र यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड दिया गया है। अब यहां पर देखें ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया, कहां पर दिया गया। यहां पर आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देख पा रहे हैं। इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर पर, जहां पे G20 का भी आयोजन हुआ था। इस साल G20 कहां पर हुआ है? भारत में इस साल G20 हुआ है और 2024 यानी इस साल कहां पर होगा? तो ये ब्राजील में होगा। कहां पर होगा? ब्राजील में इसका आयोजन होगा। तो G20 जो भारत मंडपम पर हुआ, यहीं पर एक कार्यक्रम में रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है और यहां पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके साथ एक और बड़े मंत्री मौजूद रहे और ये हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और शहरी विकास मंत्री भी हैं, ये हैं हरदीप पुरी जी। तो इन्होंने पुरस्कार का वितरण किया है, पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहां पे हम बात करते हैं एक और कैटेगरी की, जो गंगा किनारे बसे नगर हैं, शहर हैं, उसमें सबसे साफ शहर है वो है वाराणसी, जो कि पीएम मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। और 2nd प्लेस पर यूपी का प्रयागराज है। दोनों जिले जो हम बात कर रहे हैं ये दोनों यूपी के हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो महू है, जो कि इंदौर के निकट ही आपको देखने को मिलेगा, इसे सबसे क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड यहां पे घोषित किया है, सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया है। तो आपको मैंने पूरी रिपोर्ट बता दी। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 772 डेज से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कई दिनों से लाइव नहीं आ रहा हूं, 3-4 दिनों से लाइव नहीं आ रहा हूं, तो थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं सुबह लाइव नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं रात के 3 बजे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो कुछ और भी ऐसे इश्यूज बन रहे हैं और कुछ दिनों बाद वापस से मैं आपको लाइव देखने को मिलूंगा।
और अभी आपका लेक्चर प्रीमियर होता है जो बिल्कुल लाइव की तरह ही होता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आप देख पा रहे हैं कि हमारी टीम भी दिन भर काम कर रही है, तो टीम को भी देखना होता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी था, थोड़ा पर्सनल इश्यूज भी था, इस वजह से सुबह नहीं आ पा रहा हूं लाइव। बट जल्दी मैं लाइव आ जाऊंगा और ये लेक्चर जो आप देख पा रहे लाइव की तरह ही है। दोस्तों, हमारा जो स्लोगन है अब आपको हर घर तक पहुंचाना है, अब हर घर करंट अफेयर्स। देखिए, ये जो आपका सेशन है, जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब में सबसे कम समय में करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। हम आपका 1.5 से 2 घंटा वेस्ट नहीं करते, हम केवल 30 से 35 मिनट में आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं। ल्यूसेंट स्टैटिक जीके आपको मिलता है और हर वो क्वेश्चन को 360 डिग्री हम यहां पर कवर करते हैं। दोस्तों, स्टडी कर एप्लीकेशन है जहां पर रेगुलरली हर क्लास की आपको पीडीएफ उपलब्ध हो रही होगी। आप किसी भी महीने का किसी भी दिन का पीडीएफ बहुत ही आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल ही रहा होगा। और इसके अलावा दोस्तों, मैराथन क्लास जो अभी ली है हमने जनवरी से दिसंबर, इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा स्टडी कर नाम का टेलीग्राम चैनल है जिसमें टीम की पीडीएफ जाती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए आप ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आमतौर पर बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और अपना जो प्यार है शेयर करके आप दिखा सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, एक ये लाइन और एक दूसरी लाइन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दोनों लाइन अपने आप में एक जीवंत कोट है, जीवंत कोट है। अगर आप इसको बोल बस देना और आप इन्हें देख बस लेना तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। तो आपको जब तक अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपको लगे रहना है, और जब तक तोड़ नहीं देना तब तक यहां पर छोड़ना नहीं है। आइए देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित प्रश्न है। आज 12 जनवरी है और ये जो मैंने आपको बताया स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित पंक्तियां हैं, उन्होंने ही ये बात बोली है। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स, हर साल हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। देखिए, 12 अगस्त को हम एक और इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, दोनों 12 में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतरराष्ट्रीय यूथ डे जो हम मनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। 11 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है दोस्तों? 11 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। देखिए, 9 जनवरी को क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 12 जनवरी है और ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हर साल हम युवा दिवस मनाते हैं और ये मनाया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत कब से हुई है इस दिवस को मनाने की, हम इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, 1984 में भारत सरकार के द्वारा 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा, इस बात की यहां पर घोषणा की गई थी। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 1984 में अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। 1984 का जो ईयर था वो किसके लिए घोषित किया था? इंटरनेशनल यूथ ईयर घोषित किया था। अभी 2024 का जो वर्ष है, इस वर्ष जो घोषित किया है वो कैमलिट्स के लिए घोषित किया है। 2023 का जो वर्ष था मोटे अनाजों के लिए घोषित किया है, मोटे अनाजों के लिए घोषित किया था 2023 का जो वर्ष था, ठीक है। देखिए, यहां पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी, इनका नाम, ओरिजिनल नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में, 1863 में हुआ था। इनके जो गुरु हैं, इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से ही प्रेरित होकर के अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, 1897 में।
जिसका हेडक्वार्टर कहां पर था? कलकत्ता में हेडक्वार्टर था। दोस्तों आपने इनका एक फेमस भाषण सुना होगा जो पूरे विश्व प्रसिद्ध था और अमेरिका भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया था तो केवल वहां के जो लोग थे केवल सुन रहे थे और आज भी याद किया जाता है। तो 1893 में अमेरिका के शिकागो में चल रहा था विश्व धर्म महासभा, यानी वर्ल्ड रिलीजियस की असेंबली हुई थी और भारत की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। देखिए 1902 का जो ईयर था ये ध्यान करते हुए महासमाधि इन्होंने प्राप्त की थी 4 जुलाई को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड श्री रामलला दर्शन योजना? तो श्री रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना को लॉन्च किया है। आइए सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में महिला ऋण सशक्तिकरण योजना स्टार्ट हुआ है। महिला ऋण सशक्तिकरण योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है? ये कहां पे स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना स्टार्ट हुआ है। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना स्टार्ट किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। महालक्ष्मी योजना कहां पे स्टार्ट की गई है? तेलंगाना में, जहां पे जो वहां की महिलाएं होंगी, वहां की जो लड़कियां होंगी उनको फ्री बस सेवा तेलंगाना में प्रोवाइड किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का डिसीजन लिया, फैसला किया है। ठीक है, तो ये योजना जो होगा इसका इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा होगा? तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो है छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और यहां पर बजट पर्यटन विभाग के द्वारा इसका यहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। हर साल यहाँ पे 20,000 पिलग्रिम्स को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। आप सभी को पता है कि 22 जनवरी एक मेमोरेबल डे होने वाला है, ठीक 10 दिन बाद, जहां पर अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और ये भव्य आयोजन होने वाला है। इसी को लेकर के हर राज्य जो है अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है और ये जो योजना है इसका जो फायदा उठाने वाले एज ग्रुप है वो है 18 से लेके 75, लगभग सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए राज्यों की प्रमुख योजनाओं को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों योगश्री योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा स्टार्ट की गई। इसमें जो एसटी और एससी है वो उन छात्रों को फ्री में कोचिंग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराई जाएगी। अबू आवास योजना झारखंड में स्टार्ट हुआ है। लाडली बहना योजना एमपी में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में और सबल योजना यहां पे हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया, सबल योजना। आइए देखते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप देखिए मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ और ये उस समय भारत का 26वां राज्य बना था। 26 नंबर का भारत का स्टेट बना था छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल वर्तमान में रायपुर है। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन। विधानसभा सीटें यहाँ पे 90 हैं। अभी चुनाव हुआ और यहाँ पे बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ सीटें जीती हैं। टोटल 54 सीटें जीती हैं। सीटों की संख्या राज्यसभा की 5 है, लोकसभा 11 है और 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड इंडिजिनस असॉल्ट राइफल? यहां पर उग्रम को किसने लॉन्च किया है? इंडिजिनस मतलब होता है जो कि हमारे यानी किसी कह सकते हैं पूरे जो इसके पार्ट्स हैं ये भारत में ही मैन्युफैक्चर हुए, इसे हम कहते हैं इंडिजिनियस। तो इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। जब भी हम किसी वेपन हथियार की बात करेंगे तो डीआरडीओ ही उसे डेवलप करता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसरो का क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एचईएल होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बीएचईएल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो स्वदेशी असॉल्ट राइफल जो उग्रम है इसको डीआरडीओ ने अभी लॉन्च किया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है और ये जो सशस्त्र बलों के लिए 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर कैलिबर की ये राइफल है। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया? किस जगह पर? पुणे में इसका इनॉग्रेशन अनावरण किया गया है। देखिए इसकी रेंज 500 मीटर है और इसका जो वजन है वो 4 किलोग्राम से थोड़ा कम है। ठीक है, और इसमें इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में।
देखिए डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। देखिए डीआरडीओ का काम क्या होता है, भारत के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार और बहुत सारे जो वेपन्स होते हैं उसकी डिजाइनिंग करना, डेवलपमेंट करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, साथ में उसके बारे में रिसर्च करना डीआरडीओ का मेन फंक्शन है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोग डेली में आप लोगों को नया कुछ ना कुछ दे ही रहा हूं। अभी 2 दिन पहले हमने हिंदी मीडियम का टॉप 500 एमसीक्यू के साथ ईयरली ई बुक लॉन्च किया था, और यहां पर मंथली ई बुक इंग्लिश मीडियम की आप लोगों की बहुत सारी डिमांड है। ऑलरेडी हर मंथ हम यहां पर इंग्लिश मीडियम की जो मटेरियल से पब्लिश करते हैं, पर थोड़ा अभी इस बार थोड़ा देर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इंग्लिश मीडियम की जो दिसंबर की मंथली ई बुक है वो लॉन्च हो गई है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा इंडेक्स आपको दिया गया है। ईयरली का भी आप यहां पर ईयरली और मंथली दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ई बुक सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स इन हिंदी मीडियम, मंथली करंट अफेयर्स इन इंग्लिश मीडियम, ल्यूसेंट किंग सीरीज पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ और 2023 की ईयरली ई बुक, ये सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? व्हाट विल बी द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2024 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने कहा है कि जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट होगी पूरी दुनिया में वो 5.2% होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और आपको ये बात याद रखिएगा 5.2% से यहां पर बात बताई है कि इतनी होने वाली पूरी दुनिया में बेरोजगारी। तो आईएलओ जो रिपोर्ट जारी करता है इसे बोलते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 को पेश किया है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट के बारे में बताया गया है। क्लियर है? ओके। जो बेरोजगार लोगों की संख्या लगभग 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी, और अगले वर्ष 2025 में मामूली सुधार की उम्मीद है। देखिए छटनी हर जगह हो रही है। छटनी होने का कारण आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है जहां पर मैन पावर का इस्तेमाल कम हो रहा है। अभी आज ही मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, और आज ही दोस्तों गूगल ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट नौकरी, देखो सरकारी नौकरी में एक बार लग गए तो लग गए, प्राइवेट नौकरी में आपका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए सरकारी नौकरी आज तक सबसे ज्यादा सिक्योर जॉब मानी जाती है, इसलिए पढ़ो दोस्तों। देखिए आईएलओ की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और यहां पर 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार इससे मिल चुका है। देखिए बहुत सारी जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, एक बार उस पर नजर रखिएगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ जारी करता है, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक यूएनईपी जारी करता है, यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है नियमित संसाधनों पर रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक आईएमएफ जारी करता है, और आईक्यू एयर के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी होती है। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में कंप्यूटर के बहुत सारे फुल फॉर्म्स को पढ़ लेते हैं, एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का, एसटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जीपीआरएस का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीपीएस का फुल फॉर्म है बिट्स पर सेकेंड, और डिजिटल डेटा स्टोरेज डीडीएस का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। यूनाइटेड कप जो कि टेनिस का कप है, 2024 का खिताब इसमें किसने जीता है? हु हैज वॉन यूनाइटेड कप टेनिस 2024 टाइटल? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जर्मनी ने यूनाइटेड कप टेनिस कप को जीता है। अब देखिए मैं आपको बहुत सारे विनर्स के नेम बता रहा हूं। क्रोएशिया ने होपमैन कप जीता है, क्रोएशिया ने अभी कौन सा कप जीता है? होपमैन कप जीता है क्रोएशिया ने। जो कनाडा ने जीता है वो है कौन सा? बिली जिंग कप। ठीक है, जो इसे फेड कप भी कहा जाता है,
किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? इटली को हरा करके जीता है। ये एक वीमेंस महिलाओं वाला टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। बिलीज इन किंग कप, बिलीज इन किंग कप, इसको हम फेड कप भी बोलते हैं। इटली ने अभी डेविस टाइटल जीता है, डेविस कप जीता है, डेविस कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। और ये कैसा है? मेंस टेनिस टाइटल है, ठीक है, मेंस टेनिस टाइटल है। अब आइए चलते दोस्तों जर्मनी के बारे में। अच्छा, जर्मनी ने 15 नंबर का इस साल का हॉकी विश्व कप भी जीता है। 2023 में कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। अब जर्मनी के बारे में जानते हैं, जिसने यूनाइटेड कप टेनिस 2024 को अपने नाम किया है। दोस्तों ये जो खिताब है जर्मनी ने किसको हरा करके जीता है? तो पोलैंड को हरा करके जीता है। और यहां पर जो लास्ट फाइनल मुकाबला था, इसमें अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और लारा सिगमेंड ने यहां पर मिश्रित युगल, मिश्रित मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूनाइटेड कप का यह सेकेंड एडिशन था। पहला एडिशन 2023 में हुआ था। और यूनाइटेड कप का जो आयोजन है कहां पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर हुआ? पर्थ में हुआ है और सिडनी शहर में इसका आयोजन हुआ है। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 26 व्यक्तियों को मिला है। इसमें मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है विशेष रूप से। इन्होंने सबसे ज्यादा आईसीसी में विकेट लिए थे। केन्या की बिट्राइस चेबेट ने बार्सिलोना में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी की है 14 मिनट 13 सेकंड में, ठीक है। और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है महिलाओं की कैटेगरी में। यहां पे विराट कोहली को प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अनाहत सिंह को स्क्वाटिस जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियन में अंडर 19 का खिताब इन्हें मिला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइंस्टीन प्रोब ईपी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड आइंस्टीन प्रोब ईपी सैटेलाइट? तो दोस्तों आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अभी देखिए भारत ने 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसेट लॉन्च किया है। भारत ने एक्सपोसेट लॉन्च किया है, जो कि चमकीले ग्रहों के 50 ऐसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करेगा। जापान ने जो लॉन्च किया है तो ये है एक्सरिज्म। क्या लॉन्च किया है? एक्सरिज्म लॉन्च किया है जापान ने। अमेरिका और भारत दोनों मिलकर के निसार 2024 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं अमेरिका और भारत दोनों मिलकर के। अब आइए बढ़ते हैं आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट के बारे में जानते हैं, जिसने चाइना ने लॉन्च किया है। तो देखिए चीन के जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जहां से जिस प्रकार से भारत में प्रक्षेपण केंद्र होते उसी प्रकार से ये चाइना का प्रक्षेपण केंद्र है। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट है, इसकी मदद से आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये सैटेलाइट जो है ये इस प्रकार से कमल की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो कमल के आकार की जैसा ही दिख रहा है। 1.45 टन इसका वेट है। इस उपग्रह का नाम जो है बहुत जो फेमस साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, उनके नाम पर इसका ये नाम रखा गया है। इसका उद्देश्य यही है जो बहुत सारी मिस्टीरियस घटनाएं हो रही हैं ब्रह्मांड में, उसको ऑब्जर्व करना और कलेक्ट करके धरती में भेजना। और इसके साथ साथ जो एक्सरे संकेत हैं, एक्सरे संकेत की खोज करना, गुरुत्वाकर्षण तरंग के साथ यहां पर एक्सरे संकेतों की खोज करना इसका उद्देश्य है। ब्लैक होल के बारे में एक्सप्लोर करना और बहुत सारी जो खगोलीय पिंड है उन सब के बारे में खोज करना इसका मकसद है। क्लियर है? आइए बढ़ते दोस्तों 8वां प्रश्न। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा सेतु किस राज्य में है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा सेतु इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी जी? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा सेतु। कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। आप यहां पर ये सेतु देख पा रहे हैं, आप ये ब्रिज देख पा रहे हैं। 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। ये मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन यहां पर किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। दोस्तों ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है? 21.8 किलोमीटर और ये 6 लेन वाला है, ठीक है। समुद्र के ऊपर इसकी जो टोटल लंबाई है वो 16.5 किलोमीटर है, 16.5 किलोमीटर है। दोस्तों ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा, दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 2018 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़े आंकड़े बताऊंगा, शायद आप चौंक जाएं
और आप सरप्राइज होंगे कि हम इस प्रकार से डेटा लेकर के आते हैं। हम आपको बताने वाले टॉप 5 लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। तो जो सबसे पहला चाइना ने डेवलप किया था 2010 में, इसका नाम है डेनियांग कुशान ग्रैंड ब्रिज, जो कि 165 किलोमीटर का है, 165 किलोमीटर का है। ठीक है, आप यूं कहें दो राज्यों को जोड़ने के लिए काफी 165 किलोमीटर। दूसरा है चांग हुआ कोसियोंग वायडक्ट, जो कि 157.3 किलोमीटर का है, ताइवान ने इसे डेवलप किया था 2004 में। तो ये टॉप 5 लॉन्गेस्ट ब्रिज हैं, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे टॉप 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां पे 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन, इसका इनॉग्रेशन कहां किया गया? वेयर है दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बीन अनवील्ड? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का यहां पर कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया। कहां पर? हैदराबाद में। देखिए बेंगलुरु की बात करें तो आपको यहाँ पे 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। चेन्नई जो है, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए सबसे बेस्ट शहर है चेन्नई। भोपाल में जो महिला थाना है उसको ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। अब आइए बढ़ते हैं यहाँ पर हैदराबाद, जिसमें दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का इनॉग्रेशन किया गया, इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार, इन्होंने हैदराबाद में अडानी एरोस्पेस पार्क में यहां पर दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन UAV का इनॉग्रेशन किया है। 70% जो इसके इक्विपमेंट्स हैं भारत में ही डेवलप किए गए हैं। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल की मदद से इसे डेवलप किया गया है और ये पोरबंदर नौसेना बेस पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों इसके कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है। इसका जो क्षमता है 450 किलोग्राम है। 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है और यहाँ पर 1000 मील तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए एक रोड मैप जारी किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज द रोड मैप टू अचीव अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो फ्रेंड्स यहां पर तमिलनाडु राज्य ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यहां पर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप जारी किया है। देखिए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है ये है स्टैलिन। इन्होंने चेन्नई में हो रहा था 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट और तभी इन्होंने बोला है कि हमारा टारगेट है 2030 तक हम $1 ट्रिलियन की यहां पर अपनी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने वाले हैं और इसको लेकर के उन्होंने रोड मैप जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कैसे जारी, क्या क्या हम करेंगे। तो हम इनोवेशन के क्षेत्र में, ह्यूमन कैपिटल के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और इंक्लूसिव ग्रोथ में यहां पर डिफरेंट सेगमेंट में काम करके हम अपने राज्य की इकोनॉमी को इतने बड़े टारगेट पर अचीव कराएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल जो है चेन्नई है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रमुख त्योहार है वो है पोंगल। क्या है? पोंगल है। दोस्तों यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब होगा यहाँ पे एक और बड़ा दंगल। 10 मिनट में 35 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका रिवीजन होगा। तैयार हो जाइए, देखते हैं कौन आंसर देता है कमेंट बॉक्स पर। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। नेक्स्ट है विच मेडल हैज बीन वॉन बाय मुरली श्रीशंकर इन द इंटरनेशनल जंप मीट? तो अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को मिला है। इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब ये जीता है एलिना रायबकीना ने जीता है। SECL गेवरा कोयला खदान एशिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन खदान बनेगी, किस राज्य में है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये पहला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया नेपाल ने। जसवंत सिंह बिरदी किस देश के शहर कोवेंट्री में लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में यहां पर नियुक्त किए गए हैं।
ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की राशि क्या है? तो 143 करोड़ रुपए में यहां पर ऑक्शन हुआ है टीपू सुल्तान की तलवार का, स्वर्ण का, यूके में। दोस्तों यहां पे 11 जनवरी के करंट अफेयर्स का हम आपका क्या करने वाले, रिवीजन कराने वाले, जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही करते हैं, आपको कितना याद है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो भारत की रैंक 80 है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहां किया गया? तो गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। शेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाई कोर्ट ने कृष्णा राजा सागर केआरएस में बांध खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य के हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। भारत और यूएई के बीच में कितने समझौते अभी किए गए? तो भारत और यूएई के बीच में अभी 4 समझौते किए गए। किस देश ने 110 साल के बाद डॉग मीट पर बैन लगाया है? तो साउथ कोरिया ने डॉग मीट पर बैन लगाया है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया। 27 नंबर के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नासिक में किया जाएगा। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में किया जाएगा। तंजानिया में ओपन हो चुका। दोस्तों 12 जनवरी का आखिरी में मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने 12 जनवरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आइए देखते हैं आप 10 में से कितना स्कोर करने वाले। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1863 में इनका जन्म हुआ था। विष्णुदेव साय किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1919 में इसकी स्थापना हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे एमपी और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में इसी महीने जनवरी में किया जाएगा। डेविस कप 2023 को किसने जीता है? तो डेविस कप 2023 टाइटल को किसने जीता है? याद रखिएगा, इसको किसने जीता है? ये इटली ने जीता है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य से रिलेटेड है? किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। निसार सैटेलाइट को भारत और कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो भारत और अमेरिका इसे लॉन्च करेंगे। ठीक है, आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर कौन बने हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई है, आपको बताना है ये इमेज किस जगह की है और इसके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। ठीक है, आपको 3 से 4 लाइनें यहाँ पे लिखनी है। ईयरली ई बुक लॉन्च हो चुकी है हिंदी मीडियम में, अभी इंग्लिश मीडियम में संभवतः आज या कल तक आपको मिल जाएगी। और कैसा रेस्पॉन्स है आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपने ईयरली ई बुक यहाँ पे पढ़ी होगी। आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा ये जो है आप ईयरली ई बुक बनी है, तैयार हुई है। करंट अफेयर दिसंबर मंथ की मंथली ई बुक लॉन्च हो गई जो कि इंग्लिश मीडियम में है, आज ही लॉन्च हुई है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ हमारी ई बुक्स के। स्टडी कर एप्लीकेशन में ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स हिंदी, इंग्लिश मीडियम, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास और 2023 की ईयरली बुक आपको यहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का टेलीग्राम पे टेस्ट होता है, रात को 8 बजे टेस्ट भी दीजिएगा। राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक गुड न्यूज ये है कि 11,000 मेंबर्स, मतलब 11,000 इंस्टाग्राम फैमिली मेंबर्स हो गए हैं हम। और एक और अच्छी बात है कि हमने 10 डेज में आपके प्यार से इस अचीवमेंट को हासिल किया है। इंस्टाग्राम पर यूजुअली मैं इतना एक्टिव नहीं था, अब थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, आप लोगों को समर्पित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल सुबह फिर से 6 बजे। तो मैं आपको बता दूं कुछ दिनों में वापस मैं लाइव आऊंगा, कुछ पर्सनल इश्यूज, टीम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें थी, इस वजह से मैं सुबह लाइव नहीं आ रहा था और अब मैं लाइव आऊंगा। आप देखिए जो वीडियो आपको मिल रहा है वो लाइव की तरह ही आपको मिल रहा है, फर्क बस इतना है कि पहले से रिकॉर्ड किया गया है। बाकी मैं आपसे बातचीत करने आऊंगा। देखिए टीम हमारी सेट हो गई है, इस आयास सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ्स हमारे जो हैं आयास सर ले रहे हैं,
राजेश चौधरी सर जीके पढ़ा रहे हैं आपको, स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग आपको सुरजीत सर पढ़ा रहे हैं। अभी मेरी बहुत सारी सीरीज रुकी हुई थी, अब मैं वापस से सभी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।